Good morning, everyone. Today, our topic is emergence of Swarajist social ideas, revolutionary activities, and other new forces. तो ये वो टाइम था जब गांधी जी जेल जा चुके थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। तो जिस तरीके से हमने होम रूल मूवमेंट के टाइम पे पढ़ा था कि एक पैसिव पॉलिटिक्स रोल प्ले करने का टाइम आ गया था कि ज़्यादा एक्टिव कुछ हो नहीं पा रहा था ज़्यादा एक्टिवली। और फिर उस मोमेंट पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और कुछ और लोग जो थे वो होम रूल मूवमेंट के माध्यम से जुड़ के देश में एक्टिव पॉलिटिक्स हर रोज़ करना चाहते थे, जब आईएनसी कंस्ट्रक्टिव तौर पर कुछ एक्टिवली कर नहीं रही थी। तो अब यहाँ पर भी एक वैसा ही सिमिलर फेज आ चुका है कि एक मूवमेंट ख़त्म होके हटा है, उसके जो एक उसका जो एक वायलेंट अग्रेशन जो है उस समय लोगों का देखने को मिला है। तो हताश भी हैं लोग और ऊपर से गांधी जी जेल जा चुके हैं, तो देश में काफ़ी ज़्यादा निराशा का एक समा बंधा हुआ है। तो यहाँ पर पैसिव फेज में क्या रहा क्या नहीं रहा, उसके ऊपर ये लेक्चर है। एंड सेकेंडली, जिस तरीके से जैसे पहले भी हमारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे और हमने बात की थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के माध्यम से जब खिलाफत के लोग भी साथ में आने लग गए थे, अली ब्रदर्स और मुसलमान, और नॉन कोऑपरेशन के माध्यम से गांधी जी ने हर सेक्शन के जो लोग थे हिंदुस्तान के आम जनता के उन्हें भी इकट्ठा कर लिया था। तो रेवोल्यूशनरीज ने भी कहा था कि ठीक है, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और गांधी जी को सपोर्ट करेंगे। स्पेशली रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स कहाँ के एक्टिव रहे हैं, बंगाल के। तो बंगाली रेवोल्यूशनरीज़ ने अपना सपोर्ट जो था वो एक्सटेंड किया था गांधी जी को। लेकिन उनके इस तरीके से मूवमेंट को विड्रॉ करने की वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, और ख़ास करके रेवोल्यूशनरीज़ भी। पर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि रेवोल्यूशनरीज़ अब फिर से कैसे एक्टिव हुए और उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंसिडेंट्स को अंजाम दिया। इस टाइम पर हम बात करेंगे आईएनसी के लोगों की, कि आईएनसी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद क्या किया। तो अब ये एक ट्रांजिशन फेज था। इसमें कुछ लोग थे जैसे कि सीआर दास, चित्तरंजन दास जी, मोतीलाल नेहरू जी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं, और अजमल खान। इन्होंने अपनी एक सजेशन दी, एक प्रपोज़ल दिया कि हमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वापस से एंट्री पानी चाहिए। अब यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले नवंबर में 2022-23 में, और उन्होंने कहा कि फिर से हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में घुस के पहले की तरह रिफॉर्म्स नहीं मांगेंगे। हम क्या करेंगे कि जब हमें लगेगा कि हमारे अधीन कोई काम, मतलब हमारे विरुद्ध कोई काम को अंजाम देने की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो काम है उसे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे और सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके से डेडलॉक्स को पैदा करेंगे। और इन्हें कहा गया स्वराजिस्ट। ठीक है, इस ग्रुप को कहा गया है स्वराजिस्ट। और दूसरा ग्रुप जो है वो है नो चेंजेस। नो चेंजेस माने वो लोग जो कि गांधी जी की ही जो नॉन कोऑपरेशन की आइडियोलॉजी है उसे फॉलो करना चाहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फिर से बॉयकॉट करते रहने की बात कर रहे हैं। और सेकेंडली कह रहे हैं कि हमें जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमें आने वाले वक्त में कभी ना कभी तो लॉन्च करना ही है, तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं और एक बेस तैयार करते हैं आम जनता के बीच में काम करके। ये वाला ग्रुप है सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीके से दो डिफरेंट थॉट्स जो थे, प्रपोजल्स जो थे वो अराइज हो गए, और आने वाले 3-4 साल जो हैं वो दो लोग जो हैं आपस में, मतलब अलग अलग एक तरीके से यूनाइटेड भी रहेंगे, बट अलग अलग लेवल पर अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ के साथ काम करते हमें दिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गया का सेशन हुआ दिसंबर 2022 का, और स्वराज का जो प्लान था, जो प्रपोजल था, उसे हार माननी पड़ी। उनका जो ये ऑप्शन उन्होंने दिया था कि हम बॉयकॉट कर देंगे काउंसिल्स, हम काउंसिल्स में वापस से एंट्री करेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, उस प्रपोजल को खारिज कर दिया गया आईएनसी के गया के सेशन में। अब यहाँ पर जो दो मेन लोग थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जो इस समय 1922 के सेशन में प्रेसिडेंट हैं, और मोतीलाल नेहरू जी सेक्रेटरी हैं, इन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। और इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो इलेक्शंस लड़ने आईएनसी के से नहीं तो किसी और पार्टी से। तो इन्होंने आईएनसी को रिज़ाइन करके अपनी एक नई पार्टी शुरू कर दी, जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ठीक है, अब इसको
नॉर्मली जो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, लीमन लैंग्वेज है, उसमें स्वराजिस्ट पार्टी भी कहा गया। प्रेसिडेंट वही CR दास जिस पोस्ट से रिज़ाइन हुए थे उसी पोस्ट पर आके खड़े हो गए हैं, और सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू। दोनों ग्रुप्स जो हैं गांधी जी की लीडरशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस में रखने की ज़रूरत वो समझते हैं और मानते हैं कि वो हमारे लीडर हैं। तो दोनों जो है वो जेल में कंसिस्टेंटली जेल के कांटेक्ट में भी हैं कि गांधी जी को बता सके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं से वो 1907 का जो सूरत स्प्लिट था ANC का, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, उस जैसी सिचुएशन जैसे यहाँ पे पैदा हो गई है, तो उसे भी अवॉइड करना चाहते थे कि कहीं हमारा गुस्सा जो है वो उतना ना बढ़ जाए कि ANC में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक मीटिंग की गई दिल्ली में 1923 में एट दिल्ली, जिसमें स्वराजस ने कहा कि ठीक है हम इलेक्शंस लड़ेंगे। मतलब ऐसी बात हुई कि थोड़ी उनकी बात मानी गई, थोड़ी ANC की बात मानी गई, नो चेंजेस की। स्वराजस ने कहा कि ठीक है हम जो है इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे कांग्रेस के अंदर रहकर। इन्हें प्रपोजल दिया गया कि ठीक है अगर इलेक्शन ही लड़ना है तो ज्वाइन मत करना इलेक्शन लड़के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, और ANC का ही एक ग्रुप बन के, एक ऑर्गेनाइजेशन सब सेक्शन ग्रुप बन के लड़ो। तो स्वराजस ने कहा कि ठीक है हम इलेक्शंस ANC का ग्रुप बन के लड़ेंगे, लेकिन हम जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। और इलेक्शंस है यहाँ पर नवंबर 1923 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इलेक्शंस का जो स्वराजस ने मैनिफेस्टो रिलीज़ किया उसमें क्या क्या खास बातें थी वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम जो है लोगों के सामने बात रखी अपनी कि जो ब्रिटिश है वो एकदम ख़राब लोग हैं, इन्होंने हमें जो है लूटा है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे। इन्होंने हमें दिखाया कि हम हिंदुस्तान की जनता को रहना सिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके अपने सेल्फिश मोटिव्स हैं अपनी कंट्री के प्रति। ठीक है, उसके बाद जो ये हमें रिफॉर्म्स की बातें करते रहते हैं, सेल्फ रूल गाते रहते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, दैट्स ऑल अ लाई। ब्रिटिश जो है सिर्फ इंडिया के जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता है और अपनी देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है, और कुछ भी नहीं, और वैसा ही ये करते रहना चाहता है। ब्रिटिश नहीं चाहता कि इंडिया जो है इतनी जो प्रॉफिटेबल इकोनॉमी है उसकी कॉलोनी है उसे वो कभी भी अपने हाथ से जाने दे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि जो ये सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर नेशनलिस्ट को वोट दिया जाता है तो नेशनलिस्ट जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात है, डिमांड है, वो काउंसिल्स में रखेंगे, और नहीं मानी गई तो हम जो है काउंसिल्स के काम को होने नहीं देंगे। ठीक है, और अगर हमारी डिमांड रिजेक्ट हुई तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड एंड डेडलॉक्स विल बी क्रिएटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट को हमारी बात माननी ही पड़ेगी, हम ऐसे काम करेंगे। अब गांधी जी का इस सब के प्रति क्या एटीट्यूड था? गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गांधी जी को स्वराजस की बात जो थी वो माननी पड़ी। बीच में यहाँ ऐसा भी रहा कि 1924 में, फरवरी 1924 में गांधी जी को हेल्थ ग्राउंड्स पर जेल से वो दे दी गई, एक तरीके से रिलीज़ कर दिया गया उन्हें प्रिजन से। ठीक है, अब गांधी जी ने यहाँ पर जब इलेक्शंस आए नवंबर 1923 के, तो स्वराजस जो थे वो जीत गए। 42 सीट्स मिली उन्हें 141 में से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली यूनाइटेड प्रोविंसेस से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1922 के इलेक्शंस में स्वराजस ने कहाँ से, कौन सी प्रोविंशियल काउंसिल से इलेक्शन जो था वो जीता था। तो दैट द आंसर विल बी यूनाइटेड प्रोविंसेस। और कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी थे जैसे कि जिन्ना थे, मालविया थे, मतलब अपने अपने हिंदू मुस्लिम इंटरेस्ट वाले जो लोग थे वो भी जीत रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्वराजस ने कन्विंस कर दिया गांधी जी को कि हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लिम्ब बनकर, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सपोर्ट बनकर काम नहीं करेंगे, हम उनके एंटी जाएंगे। और बीच में यहाँ ऐसा हुआ कि 1924 के एंड में सरकार ने फिर टेररिस्ट जो थे, हमारे रेवोल्यूशनरीज थे और स्वराजस थे, उनके ऊपर कुछ रेग्रेशन की एक्टिविटीज़ करी, कुछ उनके एंटी काम किया, जिसकी वजह से सभी को गुस्सा आया। तो गांधी जी भी काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम कुछ एक्टिवली कर तो रहे नहीं, और सरकार हम पर बिना कुछ किए भी वायलेंट हो रही है, तो ठीक है स्वराजिस्ट को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उन्हें ज्वाइन करने दिया जाए। अब यहाँ पर ये वाली जो बात थी वो दिसंबर 1924 बेलगाम का जो सेशन था, बेलगाम इज़ इन कर्नाटका। और आपसे 1000 बार क्वेश्चन आता है ये
कि गांधी जी ने आईएनसी का कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था, तो वो ये वाला सेशन था, दिसंबर 1924 का बेलगाम में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने एग्रीमेंट कर लिया था स्वराज की इस डिमांड से कि ठीक है तुम घुस ही जाओ अब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और आईएनसी का इंटेग्रल पार्ट बनकर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करो, वहाँ पर आईएनसी को रिप्रेजेंट करो और उनके काम को मत होने दो। स्वराजिस्ट ने की जो क्या क्या एक्टिविटीज़ थी काउंसिल में, अब स्वराजिस्ट बेचारे चले तो गए काउंसिल में, लेकिन वही बात है कि जो ग्रास रूट लेवल की जो रियलिटी है उसमें क्या हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। बातें तो बड़ी बड़ी थी, मैनिफेस्टोज में भी बड़ा कुछ लिखा हुआ था। अब यहाँ पर जब स्वराजिस्ट घुसे काउंसिल्स में तो उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत ही वीक हो गई। क्यों वीक हो गई? क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में ही हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है तो तुम देश की हित की बात कैसे कर सकते हो। ब्रिटिश को पता था कि ये जो है ऑलरेडी इसमें कुछ लोग हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय जी हैं या फिर और कोई लोग हैं जो कि जिन्हें कम्यूनल आइडियोलॉजी से जो वाकिफ़ रखते हैं। लाला लाजपत राय जी ने काफ़ी अच्छे लेवल पर हिंदू महासभा की मतलब हिंदू एडवोकेसी की है आइडियोलॉजी की, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को बाकी लोगों के बारे में भी अंदाज़ा था और उन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो एक स्प्लिट था स्वराजिस्ट के बीच में वो करना शुरू कर दिया। प्लस यहाँ पर दो तरीके के लोग थे, एक थे रिस्पॉन्सिविस्ट और एक थे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। अब ये रिस्पॉन्सिविस्ट कौन है? जो फर्दर अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं काउंसिल्स का, और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जो हैं वो नहीं लड़ना चाहते। उनके बीच में डिफरेंसेस आने लग गए और ऑब्वियसली हिंदू मुस्लिम के जो कम्युनल राइट्स थे वो यहाँ पर होने लग गए थे। और ब्रिटिश ने स्वराजिस्ट में भी ऐसे कर दिया कि तुम मिलिटेंट्स हो और तुम मॉडरेट्स हो, तो उनको भी वो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट वाला दर्जा देना शुरू कर दिया और सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके पास एक प्रॉब्लम आई, वो थी मुस्लिम टेनेंट्स की। टेनेंट्स क्या हैं? किराएदार हैं, हमारे पेजेंट्स हैं बंगाल के, जो कि हिंदू ज़मींदार से बड़े ही परेशान थे बंगाल में। हमने मोपला पढ़ा है, तो मोपला अगर आपने पढ़ा है मलाबार कोस्ट का, मोपला भी कुछ ऐसा ही 1899 में एक किस्सा है, जो कि मोपला टेनेंट्स हैं हमारे यहाँ के कर्नाटका साइड के, मैसूर साइड के, जो कि कहीं ना कहीं सप्रेस होते रहे हिंदू ज़मींदार से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था और स्वराजिस्ट ने स्पेशली उनके लिए कुछ नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया और मुसलमान टेनेंट्स थे, तो यहाँ पर स्वराजिस्ट के कुछ लोगों को दर्जा दे दिया गया कम्यूनल या एंटी मुस्लिम होने का। ठीक है, इस बीच में जो एक बड़ा नाम था इस स्वराज के जो लीडरशिप थे जिनके पास, वो थे CR दास, चित्तरंजन दास जी, उनका देहांत हो गया। ये सवाल जो है आपका प्रीलिम्स में आया हुआ है, मैंने बताया था पहले भी कि 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें एक CR दास के बारे में लिखा था दैट ही पास्ड अवे 1925। एक हमारे बाघा जतिन जी के बारे में मैंने बात की थी, तो उनकी डेथ का लिखा था ही डाइड इन 1915। एंड इफ़ यू रिमेंबर मैंने बताया था जर्मन प्लॉट के टाइम पर बालासुर कोस्ट में सितंबर 1915 में उनकी डेथ हुई थी। तो और 2 ऑप्शंस भी थे और आपको राइट और रॉन्ग मार्क करना था। तो आप इससे समझ जाइए कि मॉडर्न में लिखी हुई हर छोटी बात भी कितनी इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की हमारी बुक है, उसमें छोटी सी बात भी अगर लिखी है, जैसे यहाँ पर सीधा लाइन लिखी है चित्तरंजन दास जी डाइड इन 1925, और ये लाइन उठाकर सीधा प्रीलिम्स में डाल दी गई है कि ये लो जी, दिस इज़ योर टिकट टू हिप्पा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे रिस्पॉन्सिविस्ट जो है वो सरकार को कोऑपरेट करना चाहते हैं, अपना जो मतलब काम है उसे करते रहना चाहते हैं जब भी पॉसिबल हो सके, और हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, और प्लस ये अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसमें मेन लोग हैं लाला लाजपत राय, मालविया, मदन मोहन मालविया और NC केलकर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो मोतीलाल नेहरू जी हैं वो बेचारे नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें काउंसिल्स को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो इन्हें बोल दिया कि ठीक है, तुम तो भाई एंटी हिंदू हो, तुम हमारे साथ काम नहीं कर रहे, तो तुम जो है वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन लीडर्स हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया लेजिस्लेचर से, मतलब मेन लीडर्स ऑफ स्वराज हु विड्रू फ्रॉम मार्च 1926, इस समय अगले इलेक्शंस होने वाले काउंसिल्स के, तो इससे उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, और कुछ लड़ने चले गए इलेक्शंस को। अब ये क्या था इसमें खास बात, ये देखो यहाँ पर एक और सेक्शन हुआ, सेक्शन लिखा है मैंने, इलेक्शन हुआ 1926 का, और यहाँ पर जो लोग लड़ना चाहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस, उन्होंने 40 सीटें जीती सेंटर में और मद्रास में जीते। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंसेस में, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब में बेचारे हार गए।
और पूरी ही तरीके से, चाहे वो रिस्पॉन्सिविस्ट हो या नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट हो, सारे स्वराज्य जो थे वो इकट्ठे बाहर आ ही गए काउंसिल से। जब 1930 में जब मतलब ये 1930 का स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि 1929 का सेशन था दिसंबर का, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर सेशन को प्रिसाइड किया था और कहा था कि अब जो है आईएनसी का जो एक गोल है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके क्या क्या अचीवमेंट्स हुई और क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए, हम उनके बारे में बात करते हैं। इन्हें जब भी मौका मिला इन्होंने सरकार के एंटी होने की कोशिश की, मैटर्स को डिस्कस किया गया, और ख़ास करके जैसे कि पहले हम पढ़ते थे कि बजटरी प्लान्स में बजट के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने वहाँ पर भी उसको ऐसे ऐसे मैटर्स को वो किया है, अपोज किया है। ठीक है, सेकेंडली इन्होंने पावरफुल स्पीचेस दिए सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, एजुटेशंस की काउंसिल्स में बैठकर। यहाँ पर जो विट्ठल भाई पटेल हैं वो उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का 1925 में इलेक्शन भी जीता। अब इस तरीके के पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ही बिकेम द इलेक्टेड स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925। उसके बाद यहाँ पर एक पब्लिक सेफ्टी बिल आया 1928 में, जिसे लॉ बनने से रोक दिया गया, इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। अब इस बिल में क्या खास बात थी? इस बिल में ऐसा था कि सरकार जो थी वो कोई भी जो फॉरेन के जो वो हैं, जो लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से आने वाले थे, ठीक है, क्योंकि उस समय ऐसा टाइम चल रहा था कि कम्युनिस्ट जो थे वो एक्टिव हो चुके थे इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, कम्युनिस्ट जब इंटरनेशनल लेवल पर एक्टिवेट हो गए हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल करके, जो कि 1919 से लेके 1943 के बीच में काम किया, जिसने इसे शॉर्ट में कमिट्रन भी कहा जाता था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, वर्ल्ड लेवल पर कम्युनिज्म का जो आइडिया है, सोशियोलॉजी का, सोशलिज्म का, उसे एडवोकेट कर रही थी। तो सरकार कहीं ना कहीं से अवगत थी कि ऐसे ऐसे लोग जो हैं फॉरेन के, वो हमारे देश में घुस सकते हैं। तो इसलिए वो ये वाला बिल लेकर आई कि जो भी जिस पर भी शक हो फॉरेनर पे, उसे उठाओ और जेल में डाल दो और डिपोर्ट कर दो। तो ऐसा एक बिल प्रपोज किया गया था जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928, बट दिस बिल वॉज स्टॉप फ्रॉम बीइंग पासिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे ऑगस्ट ऑफर में माउंट फोर्ड की जो स्कीम थी, ऑगस्ट ऑफर सेल्फ रूल आएगा, उसे भी एक्सपोज किया गया कि ये सब एक आँख में मिट्टी डालने वाली बात थी। एंड लास्टली इन्होंने एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरीके से जो काउंसिल्स हैं उन्हें एक अलग लेवल पर क्रिएटिवली यूज़ किया जा सकता है अपनी बातें मनवाने के लिए, मतलब अपने पॉलिटिकल स्ट्रगल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। अब यहाँ पर ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, क्या क्या कमियाँ थी स्वराज्य के कामों में? एक तो स्वराज्य जो थे वो काउंसिल्स में लिमिटेड थे। अब कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं तो अलग अलग पहलुओं पे तो काम नहीं कर सकते ना, हर फ्रंट पे काम नहीं कर सकते। तो अगर काउंसिल्स में काम करे थे तो कहीं ना कहीं पब्लिक से, मासेस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए बेचारे। सेकेंडली उनके साथ, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्या करते, सिर्फ न्यूज़पेपर्स के थ्रू पब्लिश कर रहे थे अपनी बातें, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बातें हो नहीं रही थी। और हर आदमी तो अखबार पढ़ता नहीं है, हर आदमी न्यूज़पेपर पढ़ नहीं सकता, कुछ बेचारे गरीब लोग भी होंगे, कुछ खरीद नहीं सकते थे, तो हर किसी तक इनकी बातें नहीं पहुंच पा रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये थी कि जो इन्हें काउंसिल का मेंबर होने के नाते जो फेवर्स मिल रहे थे, प्रिविलेजेस मिल रहे थे ब्रिटिश सरकार से, उसे भी इंजॉय कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बायस थे अंदर अंदर से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा कॉज रहा बंगाल का टेनेंसी का, उसे ये लोग हैंडल नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, तो हिंदू मुस्लिम कम्युनल होने का भी टैग इनके ऊपर लगाया गया। उसके बाद हमारी बात आती है नो चेंजेस की, कि इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्टिव वर्क करना शुरू किया। अब जो नो चेंजेस थे, जो स्वराज्य से भिन्न थे, कहीं ना कहीं अलग थे, उन्होंने सोसाइटी के मासेस के जितने भी सेक्शंस थे उन तक जाकर अपनी बात कही, उन्हें इकट्ठा किया, उनके साथ मिलकर काम किया, उनके ग्रीवियंसेस पे काम किया। सेकेंडली आश्रम्स खोले जहाँ पर आदमी, औरतें, मतलब यंग मैन, वुमेन, ऑल केम टुगेदर, चाहे वो ट्राइबल्स के थे चाहे लोअर कास्ट के थे। तो स्पेशली ऐसे आश्रम्स खेड़ा और बारदोली एरिया ऑफ गुजरात में काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश किए गए थे। और साथ में इन्होंने इन आश्रम्स के माध्यम से खादी और चरखा, जो हैंड स्पिनिंग का काम था, उसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया।
जो नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस थे उन्हें सेटअप किया गया, जिससे स्टूडेंट्स जो थे वो एक नॉन कॉलोनियल और हिंदुस्तानी इंडियन आइडियोलॉजी के प्रति जो थे वो ट्रेन हो रहे थे, इन्फ्लुएंस हो रहे थे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी, फॉरेन क्लोथ बाइकॉटिंग एंड लिकर सेल, फ्लड रिलीफ, इन सब सोशल इश्यूज़ पर भी इन लोगों ने काम करना शुरू किया। अब जो वर्कर्स थे, ये लोग जो थे, उन्होंने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म एक तरीके से फॉर्म कर दिया था, फाउंडेशन दे दी थी हमारे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। ठीक है, अब इनके कामों में क्या क्या कमी थी वो देख लेते हैं। कि जो नेशनल एजुकेशन था, फर्स्टली नेशनल एजुकेशन जो था वो अर्बन लोअर क्लास और पेजेंट्स तक सीमित रह गया। क्यों? क्योंकि जिन्हें नौकरी चाहिए थी उन्हें डिग्री चाहिए थी, और जिन्हें डिग्री चाहिए थी उन्हें एक मान्य डिग्री चाहिए थी, क्योंकि नौकरी तो ब्रिटिश सरकार के अधीन ही करनी पड़नी थी। तो वो चले गए स्टूडेंट्स ऑफिशियल ब्रिटिश स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस की तरफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन फेल हो गया यहाँ पे, मतलब सब तक नहीं पहुँच पाया। लोगों ने जॉब्स एंड एक तरीके से जो मान्य डिग्री वाले जो जगह हैं जहाँ से उनकी डिग्रीज को काउंट किया जाता है और उन्हें नौकरी मिलती, उन्हें चूज़ किया। दूसरा, खादी जो थी वो इम्पोर्टेड ब्रिटिश क्लॉथ के मुकाबले काफ़ी महंगी थी, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खादी की स्पिनिंग करना या खादी को पहनना। तो कहीं ना कहीं उसकी एक जो बिक्री है वो नहीं हो पा रही थी, लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे खादी को। उसके बाद उन्होंने अनटचेबिलिटी रिमूव करने के लिए काम तो किया, लेकिन अनटचेबिलिटी का इस समय जो एक मेन अहम हिस्सा था, अनटचेबल्स थे जो कि लैंडलेस लेबरर्स थे और एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। ठीक है, उनके जो ग्रेवियंसेस थे उन तक इनका जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो नहीं पहुंच पाया, वो लोग इनके काम से दूर रहे, मतलब इन लोगों ने उनके प्रति कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल जो ये सेट कर सकते थे कि हाँ हम इन लोगों के लिए खड़े हैं, हम अनटचेबिलिटी सच में रिमूव करना चाहते हैं, वो ये एक ओपन सोशो इकोनॉमिक लेवल पर स्पेशली इन्हीं लोगों की मदद नहीं कर पाए। लेकिन ये था कि गांधी जी के लीडरशिप के अंडर रहकर स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स जो थे वो एक स्प्लिट से बच गए, और अपने अपने लेवल पर इन लोगों ने अपना अपना काम जो था वो बखूबी किया और यूनाइटेड रह के किया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे आएंगे सूर्य सेन। सूर्य सेन को जानना है तो आप एक मूवी है चिटागोंग 2012 की, उसे भी देख सकते हो, वरना नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता ही दूँगी। सो थैंक यू सो मच, गुड डे।